आज 20 मई है और लॉकडाउन के 57 दिन हो चुके हैं। लेकिन आज जब अखबार को उठाया तो फिर उसमें दर्दनाक घटनाएं थी। जैसे रोज ये श्रमिक अपने घरों की तरफ निकले हैं, अकेले या अपने परिवार के साथ सड़क हादसों में मारे जा रहे हैं। भागलपुर में जो कल हादसा हुआ उसमें 9 मजदूर मारे गए और जो मोहाबा में हादसा हुआ उत्तर प्रदेश में, वहां पर 3 महिलाएं मर गईं और 30 मजदूर जख्मी हैं। ये सब कुछ सड़कों के ऊपर रेले पेले जो चल रहे हैं, जो उनकी हालात हो रही हैं, जो तथाकथित उनकी लिस्टें बन रही हैं, फिर कई कई दिन से इंतजार कर रहे हैं, 24 घंटे लाइनों में खड़े हो रहे हैं लेकिन वो पहुंच नहीं पा रहे हैं, लाठियां भी भाजी जा रही हैं, ये सब कुछ हम देख रहे हैं। इसलिए आज अखबार में जो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं रूपानी, उनकी जो लंबी चौड़ी इंटरव्यू छपी है उसको पढ़ने के बाद हमको लग रहा था कि ये लोग किस तरीके से झूठ को बोलने में माहिर हैं। वो कह रहे थे कि हमने यहाँ से गुजरात से मजदूरों को पूरी डिग्निटी से यहाँ से हमने उनको भेजा है, बहुत डिग्निटी से, इज्जत से उनका बड़ा ख्याल रखा। सबसे पहले तो मजदूर सूरत में ही सड़कों पे आए थे 10 अप्रैल को और उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई थी। वो ये कह रहे थे हमें घरों में भेजो क्योंकि हमें 20 मार्च के बाद कोई वेतन नहीं मिला है, मालिक फैक्ट्रियों से भी निकाल रहे हैं, जो हम किराए पे रहते थे हम किराए नहीं दे पा रहे हैं। तो जब वो ये कष्ट लेके बाहर निकले थे तो उनकी पिटाई हुई थी। और जब 14 अप्रैल को बांद्रा में लोग निकले थे तो वो सूरत में फिर से निकले थे, तो हम जानते हैं उनके साथ फिर क्या व्यवहार हुआ था। और उसके बाद तो 2 दिन पहले राजकोट के अंदर, सूरत के अंदर, अहमदाबाद के अंदर जगह जगह के ऊपर मजदूरों के साथ जो उनके साथ हादसे हुए, उनकी पिटाई की गई, गिरफ्तार किया गया, वो सब हादसे हुए। इसलिए मुख्यमंत्री के इस बयान से मुझे गुस्सा कम आया लेकिन पीड़ा ज्यादा हुई कि कुर्सियों पे बैठ करके आप इतनी साफ गोई से झूठ बोल रहे हैं। उस श्रमिक के लिए उसका कष्ट कम नहीं हो गया आपके इस झूठ बोलने से। वो सच सच ही है और वो सच सिर पे चढ़ के बोलेगा। आपने बोला बड़े बाइज्जत भेजा। आज ही उसी अखबार में जहां आपका इंटरव्यू छपा है मिस्टर रूपानी, उसी अखबार में छपा है कि उड़ीसा में एक मजदूर को 3 मजदूर टिकट लेने के लिए निकले थे। पहले उनको रेलवे स्टेशन के पास पीटा गया, वो आ गए, फिर घर में आके पीटा गया। उनमें से जो एक बच्चा नौजवान था, वो तीनों नौजवान बच्चे थे, उसने फिर बाद में हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। उसकी FIR तक नहीं लिखी गई। अब उसकी FIR उड़ीसा में गंजाम में लिखी गई है और उस FIR का नंबर 0 है और वो FIR अब गुजरात भेजी जाएगी। आप कह रहे हैं हमने बड़े इज्जत से उनको भेज दिया, लेकिन IIM अहमदाबाद की बगल में कल 100 मजदूर जो एक कंस्ट्रक्शन की साइट पे थे, उनको सोते में पीटा गया क्योंकि वो उससे पहले मांग कर रहे थे। वो कह रहे थे कि हमें पगार नहीं मिल रही, काम नहीं मिल रहा और हमें घरों में भेजो। उनकी डट करके पिटाई हुई। टेलीविजन में हम लोगों ने कल देखी, कल पिटाई हुई उनकी, और कल ही इंटरव्यू दिया मिस्टर रूपानी ने। हमने बड़ी डिग्निटी से और बड़ी इज्जत से यहाँ से गुजरात से मजदूरों को भेजा। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि सच्चाइयों को छुपाने की बहुत कोशिश की जा रही है। मुझे बहुत दुख हुआ एक नौजवान सोनू प्रजापति के बारे में, उसकी दास्तान को पढ़ के। वो 6 महीने से अपने घर नहीं जा पाया, 4 महीने से घर नहीं जा पाया। 2 महीने पहले पत्नी मर गई। अपनी पत्नी को वो अग्नि नहीं दिखा पाया, उसका चेहरा नहीं देख पाया। और 6 महीने का उसका बच्चा है, क्योंकि 4 महीने से वो घर नहीं गया। वो बच्चा 6 महीने का है, 4 महीने से उसने उस बच्चे का भी मुंह नहीं देखा। और वो कितने दिन से लिखा करके बैठा है कि मुझे आज भेजेंगे कि कल भेजेंगे, मुझे जाना है, मुझे बस से भेजोगे कि ट्रेन से भेजोगे, लेकिन उसकी ये हालत है। ये भी हम देख रहे हैं। और जो पुलिस के लाठियां भांजने का सिलसिला है, वो हरियाणा का भी मैंने जिक्र किया था जब मैं परसों बात कर रही थी। पीटने का, बिना कसूर के आप पीटते हैं, जब वो केवल ये कह रहे हैं यहाँ खाना ढंग से नहीं, हमें वेतन नहीं मिल रहा है, हमें हमारे घर भेजो। ये उनका बहुत बड़ा अपराध है कि वो कह रहे हैं हमें हमारे घर भेजो, और उनके ऊपर लाठियां भांजी जाती। ये लाठियां भांजने के जो सिलसिले हैं, उसी के चलते हुए
कल की ये घटना है। बहुत दुख हो रहा है उस घटना को सुन करके कि 2 नौजवान बच्चे मजदूर वो भी हाईवे पे जा रहे हैं कि कहीं बस रास्ते में मिल जाएगी या हम रेलवे स्टेशन पे पहुंच जाएंगे, किसी तरीके से हमें कोई वाहन मिलेगा, हम घर पहुंचेंगे। लेकिन पुलिस उनके पीछे भागती है। वो पुलिस की लाठियों से बचने के लिए फ्लाईओवर से छलांग मार देते हैं और उनमें से एक मर जाता है, एक अस्पताल में पड़ा है, मालूम नहीं वो कब दम तोड़ देगा। और कहा जा रहा है कि सब कुछ ठीक है। मुझे अनायास ही आज जब ये घटना पढ़ने को मिली कि कल गुड़गांव में 45 वर्ष के एक पश्चिम बंगाल के मजदूर को इतना पीटा, उसके ठेकेदार ने जो लेकर के यहाँ पर आया था और आगे उसको सप्लाई किया था, जिस ठेकेदारी कानून को बड़े आराम से गुजरात के अंदर और यूपी के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर 20 से 50 की उसकी हद बढ़ा दी गई है कि गाजर मूली की तरह आप जितने मर्जी मजदूरों को जहां मर्जी देना है, सप्लाई करना है, लेकिन आपको लाइसेंस की जरूरत नहीं। और किस तरीके से उनके ऊपर हादसे होते हैं। इसको पीटा गया और इसकी भी मार खा करके, चोट लग के ये अस्पताल में इसने दम तोड़ दिया। तो मुझे गुड़गांव पढ़ करके हादसा याद आ गया कि इसी गुड़गांव में अप्रैल के पहले हफ्ते में जब एक मजदूर अपने परिवार के साथ रह रहा था, काम उसका छूट गया, वो पेंटर था, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी और मेंटेनेंस एक्टिविटी के अंदर वो था। जब उसको लगा कि अब मैं अपने परिवार को खिला नहीं पा रहा हूँ, बच्चे भूखे हैं, भूख देखी नहीं जाती है, उसने जाकर के अपना मोबाइल बेचा। उससे 10,000 में बेच के उस स्मार्टफोन को उसने हफ्ते 10 दिन का राशन खरीदा और वो अपने परिवार को राशन दिया। और उसके बाद उनको राशन देने के बाद वो लोग घर के बाहर थे, अंदर जाके उसने अपने को फांसी लगा दी कि मैं अब इससे ज्यादा शायद कुछ नहीं कर पाऊंगा और मैं भूखे इनको नहीं देख सकता। ये सब हादसे चारों तरफ हो रहे हैं, लेकिन संवेदनहीन जो सरकार है केंद्र में बैठी और बहुत से राज्यों के अंदर भी, और केंद्र की सरकार ने तो ये सारा सिलसिला शुरू किया जिस ढंग से, और जिम्मेदारी अब लेने को तैयार नहीं है, उस पे भी मैं बात करना चाहती हूँ। क्योंकि सीतारमण जी का आज मैंने लंबा चौड़ा इंटरव्यू कुछ अखबार में दिया हुआ, उसको भी देखा, उसके ऊपर मैं टिप्पणी विशेष करके करने के लिए मैं आज आई और इसलिए मैंने बाकी बातों का भी चर्चा किया। लेकिन मैं ये भी देख रही हूँ महाराष्ट्र के एक शहर में डोमेस्टिक वर्कर का काम करने वाली, कंस्ट्रक्शन वर्क करने वाले, फैक्ट्री के मजदूर, वो क्या काम कर रहे हैं? वो सफाई कर्मचारी का काम कर रहे हैं, मेन होल की सफाई का काम कर रहे हैं। मेन होल जो उनको आता नहीं है करना क्योंकि वो उनकी एक्सपर्टाइज नहीं है, वो काम कर रहे हैं। जब पूछा गया तो वो बोले खाएं कहाँ से, कुछ तो इंतजाम करना है, बच्चे को पढ़ाना भी है, हमें कुछ तो करना है। फिर हम देख रहे हैं कि ऑटो चलाने वाले ऑटो नहीं चल पा रहे हैं तो सब्जी भाजी बेच रहे हैं, बहुत सारे शहरों में हो रहा है। इसी के साथ हम देख रहे हैं कि हमारे तेलंगाना के 2 लाख के करीब टीचर्स की नौकरी चली गई है। तो जो एमफिल हैं, पीएचडी हैं, बीएड हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो गांव चले गए हैं। जो उनके माँ बाप मनरेगा का काम करते हैं वो भी वहां जाकर के मनरेगा का काम ढूंढ रहे हैं और वहां काम कर रहे हैं। ये सब कुछ चल रहा है इस मुल्क के अंदर। सरकारें इससे बेखबर दिखाई देती हैं। और कर्नाटक के अंदर तो 2 मील की भीड़ थी आज ट्रेन में चढ़ने के लिए नाम लिखाने वालों की, और जो लिखा चुके हैं उनकी लंबी लाइनें हैं। दिल्ली में बहुत बड़ी हजारों की भीड़ थी विनोद नगर के अंदर। कहीं कोई फिजिकल डिस्टेंसिंग नहीं है, कहीं उनके लिए सैनिटाइजर नहीं है, कहीं उनके लिए साबुन और पानी नहीं है, पीने का पानी भी नहीं है। तो फिर एक तरफ एडवर्टीजमेंट आ रही है कि फिजिकल डिस्टेंसेस कीजिए, हाथ बार बार धोइए, दूसरी तरफ हमारे मजदूरों की ये हालत हो रही है क्योंकि सरकार ने शुरू में, जो मैं हमेशा बोलती हूँ, 6-7 दिन दिए होते, सब अपने अपने घर में होते। आज जो हालात हो रहे हैं, हमारे मजदूर बीमार हो रहे हैं, उनकी जो पीड़ा हो गई है, बहुत मानसिक तौर पे प्रताड़ित हो रहे हैं, बहुत एक्सीडेंट्स में मर रहे हैं, बहुत भूख प्यास में मर रहे हैं, बहुत से आत्महत्याओं से मर रहे हैं। ये सब कुछ इस देश के अंदर हो रहा है, ये पीड़ा की बात है। इसीलिए सीतारमण के आज के जो उन्होंने किसी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए जो कहा है,
उससे मेरी और ज्यादा पीड़ा बढ़ी है। इसलिए मैं बात करने के लिए आपके बीच फिर से हाजिर हुई। बसों के ऊपर राजनीति हो रही है। अरे मजदूरों को घर पहुंचाना है। आप 100 बस, 200 बस, 180 बस, 150 बस, इतना काफिला भेज भज के विद्यार्थियों को लाए, अपने अपने राज्य के अंदर लेके गए, पिलग्रिम्स को लेकर के गए। अब ये बहस करने की क्या जरूरत थी? चूंकि तुमने 1000 बस कही, सिर्फ 500 कह रहे हो, हम 1000 होंगी तभी चलाएंगे। तो 100 पे चल सकते हैं, 150 पे चल सकते हैं, 200 बस पे चल सकें। ये किस बात का तरीका है? जिन्होंने ऑफर किया उनका होमवर्क पूरा था कि नहीं, वो एक सेपरेट इशू है। लेकिन आप बार बार शर्तें लगा करके योगी की सरकार किनको परेशान कर रही है? आप अपनी राजनीति कर रहे हो लेकिन मजदूर को परेशान कर रहे हो। मजदूर सड़कों के ऊपर बदहाल है। इसलिए ये जो तमाशा किया जा रहा है, अब तो ये भी आ गया, जो कल आपके मंत्री ने मिस्टर योगी ये कहा ये ऑटो के नंबर हैं, वो निकल आया कि बसों के नंबर हैं। उनमें से 5 की तो पुष्टि भी हो गई। तो आप क्या तमाशा लगा रहे हैं? ये तमाशा करके आप इस देश के श्रमिक के साथ बेहद जुल्म कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं। ये मेरा आपसे कहना है। इसलिए सड़कों के ऊपर पैदल यात्रा अभी भी जारी है। और सरकार ने आज क्या घोषित कर दिया? 25 मई से हम हवाई जहाज शुरू कर रहे हैं। हवाई जहाज आप 25 मई से शुरू कर रहे हैं, लेकिन ट्रेनों को 1 जून से एक्स्ट्रा ट्रेन आप चलाएंगे। आप 1 मई में 1 गाड़ी चलाए और अब 1 जून को 200 और ट्रेनें चलाएंगे। उसका भी निर्णय अभी नहीं है। उसके लिए एडवांस में टिकट्स बनाने की ओपनिंग शुरू नहीं हुई है। इसलिए मजदूरों में हताशा है। कोई 1 जून तक क्यों वेट करेगा? और जो आपने श्रमिक ट्रेनें चलाई हैं उसमें भी 5 दिन, 10 दिन, 12 दिन का इंतजार करने के बाद मजदूर फिर से सड़कों के ऊपर है, हादसों का शिकार हो रहा है। मैं फिर दोहरा रही हूं कि हिंदुस्तान की रेलवे की कैपेसिटी है एक दिन में 2.5 से 3 करोड़ पैसेंजर्स को ले जाने की। तो फिर ये क्या हो रहा है? क्यों ये इस किस्म की अव्यवस्था की जा रही है? जानबूझ के की जा रही है या अव्यवस्था आपको करना ही नहीं आता है कि आप अभी भी लोगों के जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करने से बाज नहीं आ रहे? ये सब लोग चले गए होते अपने घरों में तो आज काम लौटने की स्थिति में होते। और जो हिंदुस्तान की आर्थिक स्थिति को आपने संकट में डाल दिया है केंद्र की सरकार ने, और अपनी राज्य की सरकारों का जिस किस्म का व्यवहार है, उसकी वजह से हमारे देश का श्रमिक तो पीस ही रहा है, लेकिन आर्थिक नुकसान बहुत बड़ा होने जा रहा है। इस देश को मैं ये कहना चाहती हूँ, उसकी जिम्मेदारी भी इस सरकार को उठानी होगी। अब तो एक्सपर्ट्स ने भी कह दिया कि साइंटिस्टों की सलाह नहीं ली गई, एक्सपर्ट्स की सलाह नहीं ली गई। हम तो कह रहे थे कि पार्लियामेंट की नहीं ली, राज्य सरकारों की नहीं ली, राजनीतिक पार्टियों की नहीं ली, और अब एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि हम लोगों की भी सलाह नहीं ली गई। अनसाइंटिफिक ढंग से इस लॉकडाउन को लागू किया गया, उसकी वजह से स्थितियां हाथ से बाहर निकल रही हैं। अब सरकार को पता है स्थितियां हाथ से बाहर निकल रही हैं, तो अब क्या कह रहे हैं? आप अपनी बातों को छुपा क्यों रहे हैं? मैं सीतारमन ने क्या कहा मैं बताना चाहती हूँ। वो कह रही हैं, टू मैनी अननोन्स, आई हैव टू बी रेडी, कांट फिनिश माई स्टोरी विद दीज अनाउंसमेंट्स। वाह वाह, फाइनेंस मिनिस्टर कह रही हैं हमें नहीं मालूम है क्या क्या होने वाला है, मुझे तो तैयार होना पड़ेगा, मैं अपनी कहानी थोड़ी सी अनाउंसमेंट से खत्म नहीं कर सकती। ठीक है, आप ये बोल रहे हैं। आप ये भी कह रहे हैं आई हैव टू बी रेडी बिकॉज नो वन नोज हाउ दिस इज गोइंग टू टर्न आउट, हाउ दिस इज गोइंग टू एंड, हाउ दिस इज गोइंग टू विड्रॉ, सो ऑब्वियसली आई हैव टू बी रेडी, आई कांट फिनिश माई स्टोरी विद दीज अनाउंसमेंट्स। तो ये मैं क्या जानूं? मेरे को तो तैयारियां करनी है, मुझे तो कुछ पता नहीं। लेकिन आगे सुनिए वो क्या कह रही हैं। वो कह रही है व्हेन आस्क्ड इफ deficit monetization was on her table, Sitharaman said, that's why I am saying I have kept myself open as we go. We have to see how things develop. साथ में ये कह दिया, do you or does anyone for that matter know how this pandemic is going to pan out? Or has it started retracting?
then can I guess that it will be all over by December? Then there is a point in my saying that, all right, now I have to think about that, but we don't even know that. But if we don't know if it has started retracting, pandemic has started retracting yet, we don't know. We have 10 full months to go. मोहतरमा, जब ये स्थिति है कि आज आप कह रहे हैं आपको पता ही नहीं है, अननोन कैसे निकलेगा, तो फिर आपकी सरकार को कैसे पता था कि प्रधानमंत्री कह रहे थे कि 18 दिन में महाभारत जीत लिया, 21 दिन की बात है कोरोना से जीत हासिल हो जाएगी। दिए जलाने वाले, पटाखे जलाने वाले, मोमबत्ती दिखाने वाले, सबको वहम में डाल लिया कि रोशनियां देख के भाग जाएगा, शोर सुनने से भाग जाएगा। भजन भी गा दिए गए, नारे भी लगा दिए गए, कोरोना भाग जा, कोरोना भाग जा। गीत भी लिखा दिए जाए, कोरोना भाग जा। शंख भी भिजवा दिए, तालियां भी पिटवा दी, और लोगों को जितना अंधविश्वास हो सकता था उतना अंधविश्वास फैलाने वालों को अंधविश्वास फैलाने दिया गया। पूरे समाज को इस पेंडेमिक से कैसे लड़ना है उसकी तैयारी नहीं की गई। और मैं फिर दोहराती हूँ, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 3 महीने इस देश की सरकार ने अपराध करते हुए इसका संज्ञान नहीं लिया। मार्च के महीने में मैं याद कराना चाहती हूँ, मार्च के शुरू में कुछ मेंबर पार्लियामेंट्स ने कहना शुरू कर दिया था कि पूरी दुनिया के अंदर इस पेंडेमिक का जो हवा हो रहा है, हमारे देश में भी बाहर से लोग आ रहे हैं, संक्रमण का कोई केस आना शुरू हो चुका है, बाहर से आया कोरोना। हमें याद रखना चाहिए, हमारा ये मजदूर, ये श्रमिक, रोजमर्रा काम करने वाला, वेज पे काम करने वाला, रेडी पटरी वाला, डोमेस्टिक वर्कर, सभी वर्कर जो आज कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, ये कहीं से लेके नहीं आए, इनके साथ किसी विदेश से आने वालों का भी लिंक नहीं हुआ। लेकिन आज इनकी जो हालत हो रही है, कौन जिम्मेदार है इसका हम पूछना चाहते हैं। आज इस बदहाली के अंदर इन्हीं पे ठीकरा फोड़िएगा कि इन लोगों ने फिजिकल डिस्टेंसिंग नहीं किया है, बाहर निकल आते हैं, ट्रकों में घुस जाते हैं, लाइन में ठीक से नहीं रहते हैं। जनाब, इन्होंने अपने अंदर पैदा नहीं किया कोरोना वायरस बाहर से आया। तो जब कुछ एमपीस ने कहा था कि पार्लियामेंट को अब स्थगित कर दीजिए, कोरोना महामारी से लड़ने की तैयारी कीजिए, सरकार ने नहीं सुना। और मार्च के मिडल में कुछ एमपीस मास्क लगा के आए थे पार्लियामेंट के अंदर, वेंकैया नायडू जी ने उनको कहा बाहर मास्क उतार करके आइए। आपकी सरकार की रवैया क्या थी मिस सीतारमण जी, हम पूछना चाहते हैं। आपकी सरकार की रवैया थी कि आप बिल्कुल संज्ञान नहीं लिए इस बीमारी का और अंधविश्वास में पूरे देश को फैला के रखे और पार्लियामेंट को जारी रखा। सरकारों को गिराने और बनवाने का आपका एजेंडा जारी रहा। और इसलिए आपकी जो कोताही रही फरवरी के महीने में भी, जब मिस्टर ट्रंप आए थे, उसी गुजरात में भी काफी बुरी हालत है। जो 4 शहर सबसे ज्यादा प्रताड़ित है, उन 4 शहर में गुजरात का भी शहर है। ऐसी स्थिति में आज आप कह रही हैं हमें मालूम नहीं, और इसीलिए आप इन मजदूरों के जो उनको जिंदा रखने के लिए मिलना चाहिए उसको देने से इनकार की। आपकी सरकार ने वो नोटिस भी वापस ले लिया जो आपने कहा था कि मजदूरों को पगार मिलनी चाहिए, और आपने खुद भी अपने खाते से 5-5 ट्रेंचे अनाउंस किए, उनको कुछ नहीं दिया। गरीब गुरबा आज जो कह रहा है मुझे जो काम मिल रहा है मैं काम कर रहा हूँ क्योंकि परिवार को चलाना है, आपने उन गरीब गुरबा को 7,500 रुपए हमने कहा था प्रति माह के हिसाब से 3 महीना दे दीजिए, आपने ठेंगा दिखा दिया। और इसलिए बड़ी बड़ी बातें करने के लिए आप चले आए। इसलिए मैं आज बहुत परेशान हूं जब आपको समझ में आने लगा कि अप्रैल के पहले हफ्ते में किसी के ऊपर तो ठीकरा फोड़ दो, क्योंकि 3 महीने आपने कुछ किया नहीं, और आपको समझ में आने लगी कि मामला कहीं बिगड़ना ना शुरू हो जाए, तो तबलीगियों का बहाना लेके कि ये फैला रहे हैं। अब वो चैप्टर तो बहुत पीछे चला गया। अब तो बहुत से लोग और भी इधर उधर जो बेचारे कहीं से पकड़ लिए, मालूम नहीं बाहर का कौन व्यक्ति उनके साथ जुड़ा, एक से दूसरों को संक्रमण हो गया और धर्मों के लोग भी इसकी चपेट में आए, क्योंकि धर्म का
धर्म एक कारण नहीं होता है इस कोरोना को फैलाने का। और इसीलिए आज हमको ये डर लग रहा है कि जब इनको समझ में आ गया है कि जो इन्होंने अराजकता फैलाई है, उस अराजकता के चल के भयावह स्थिति होने वाली है, तो आज मजदूरों के साथ ये भयावह हालात पैदा कर दिए गए हैं ताकि लोग उन तस्वीरों को देखें और कल को ये कहें इन मजदूरों ने हमको मार दिया, इस देश में कोरोना फैला दिया। अब उस वर्किंग क्लास को जो गांव में, शहर में, कारखानों में, मिलों में, खेतों में, खलिहानों में और हमारी बस्तियों में, गलियों में, दुकानों में, बाजारों में जो काम करता है, जिसके बिना सुबह जो जिंदगी शुरू होती है रात तक खत्म नहीं हो सकती है, उन कर्मचारियों और मजदूरों के ऊपर आज आप ठीकरा फोड़ना चाहेंगे कि उनकी वजह से कोरोना फैल गया। तो हम आपको कहना चाहते हैं, इस अपराध बोध को लेके आपको जिंदा रहना होगा। कसूर आपकी सरकार का है। हम इस देश की जनता को आगाह करेंगे कि आपने ये अराजकता फैलाई, उसकी वजह से आज पूरे देश के अंदर हालात हो रहे हैं। और इसीलिए मैं आज इतनी ही बात कह के आप सब लोगों से कहना चाहती हूँ कि ये आप बहुत जल्द सुनिएगा, मजदूरों के ऊपर ठीकरा फोड़ा जाएगा। कोई वैज्ञानिक अब नहीं आ रहा है कई दिनों से, कोई भी प्रेस ब्रीफिंग देने को जब शोर मचाया गया है तो 9 दिन के बाद आज प्रेस ब्रीफिंग दी गई है। उनके IAS ऑफिसर्स और IPS ऑफिसर्स से ब्रीफिंग कराएंगे, एक्सपर्ट्स को पीछे रखेंगे। ये इन्होंने तमाशा कर रखा है। मुझे नहीं मालूम कि आगे जाकर के ये क्या कहने वाले हैं कि देश की जनता, लेकिन सावधान रहो। मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, तैयार रहो, तत्पर रहो, अपने लोगों को, अपने देश के आवाम को आगाह करते रहो और सरकार की इन गलत नीतियों के खिलाफ सावधान रहो, लड़ाई के लिए तैयार रहो। और 22 तारीख को पूरे देश के अंदर मजदूरों का जो प्रतिरोध है, जिसमें कर्मचारी संगठन अपने अपने तरीके से अपनी सॉलिडारिटी दे रहे हैं, उस दिन को अच्छे से दिखा दो और इन मजदूरों को बता दो हताश नहीं हो वो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, लड़ेंगे, देश को भी बचाएंगे, बनाएंगे, लड़ेंगे, इस स्थितियों से इस मुल्क को बाहर निकालेंगे। इस सरकार से उम्मीद करना बंद कीजिए, ये अराजकता और फैलाने वाले हैं, इनको समय आने पे सबक सिखाया जाएगा। इस बात का इंतजार कीजिए। और मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आप भी इस बात का इंतजार कीजिए। लोग देख रहे हैं और लोग देखेंगे। सबको नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद कहते हुए मैं विदा लेना चाहती हूँ। जल्दी ही फिर आपके बीच में अपना कष्ट भी बताने के लिए आऊंगी। ये भी अपने कष्ट को बता करके, आपका भी वो कष्ट है उसको बता के, हमारे मेहनत कशों का कष्ट है, किसानों का कष्ट है, उसको बता के हम एक दूसरे के साथ साझा होंगे, सॉलिडारिटी भी करेंगे और लड़ने के लिए और मुस्तैद होंगे। जय हिंद, धन्यवाद।